हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे हमेशा की तरह। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस बार रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को और चिराग शेट्टी को। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया है और बिहार राज्य सरकार ने अभी हाल ही में इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज शुरू किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है सुशासन दिवस और ये प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। टेलीकॉम बिल लाया गया राज्यसभा में और यहाँ पर भी मंजूरी मिल गई इसे। ये 3 एक्ट पुराने एक्ट की जगह लेगा। टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950, इन तीनों की जगह ये लेगा। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ से संबंधित विवादों को लेकर अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर दिया है और भारत सरकार ने अभी हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा यमन हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया अमेरिका ने कुछ और देशों के साथ मिलकर के। अभी हाल ही में बोधगया बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन किया गया। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आगे आज की करंट अफेयर की तरफ। लेकिन आप लोगों से पूछना है, इसकी पीडीएफ और क्विज आप लोग सॉल्व करते हो कि नहीं? पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। एमजेटी ऐप पर जाइए, यहाँ से फ्री पीडीएफ सेक्शन से फ्री पीडीएफ ले लो और फ्री क्विज सेक्शन से जाकर फ्री क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। एक नया अपडेट आया है, लॉगिन वाली समस्या जिसको आ रही थी, एक बार नया अपडेट है, उसको अपडेट कर लीजिएगा। आपके ईमेल पर ओटीपी जाने लगेगी। और एक और ज़रूरी सूचना है कि यूपी पुलिस भर्ती के लिए यहाँ पर एक 10 श्योर सीरीज शुरू किया गया है। डेली आपको शाम को 5 बजे, यहाँ 4 बजे लिखा गया है, 5 बजे डेली इवनिंग में आपको ये क्लास ज्वाइन करने आना है। कल भी एक क्लास हुई थी, आज क्लास होगी। डेली शाम को इवनिंग में आना है। हूबहू ऐसे ही पैटर्न के प्रश्न होंगे। अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो तब तो ठीक ही है, इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो इस लेवल के हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन भी आसपास के सारे कुछ बताऊंगा। तो आप सिर्फ ये मत देकर के आइए कि आप यूपीपी का फॉर्म भरने लायक हैं या नहीं हैं तभी आएँ। आप कोई और भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आओ। यहाँ पर जीके का और करंट अफेयर का मिक्सअप सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है जी। तो आपको शाम को जुड़ना है लाइव क्लास, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। 99वां तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो 99वां तानसेन समारोह दोस्तों ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित हुआ, अभी भी चल ही रहा है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में तानसेन महोत्सव जो है ये शुरू हुआ है और इस बार इसमें कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनने वाले हैं। इस बार 99वां है, मतलब 98 वर्षों से ये लगातार चल रहा है। बहुत ही शानदार महोत्सव होता है। 24 से 28 दिसंबर के बीच में ये आयोजित किया जा रहा है। तानसेन संगीत महोत्सव जो होता है ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित संगीत महोत्सव माना जाता है। इस बार 1500 से ज़्यादा तबला वादक इसमें एक साथ अपनी प्रस्तुति भी दे रहे हैं और हो सकता है ये एक नया रिकॉर्ड भी बन जाए। अगर बनता है तो मैं आपको आगे अपडेट करूंगा। ग्वालियर क्यों फेमस है? ग्वालियर दोस्तों तानसेन जी की जन्मस्थली है। तानसेन आप जानते हो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे तानसेन, तो बहुत बड़े संगीतकार थे। इन्हीं की जन्मस्थली है और इस वजह से ग्वालियर में आयोजित होता है तानसेन समारोह, ठीक है जी। अभी यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया था, याद होगा मैंने आपको बताया था। ग्वालियर को संगीत का शहर और कोझिकोड को घोषित किया था साहित्य का शहर। ये दोनों ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे हाल ही में कहां पर पीएम मोदी ने 26 दिसंबर 2023 को वीर बाल दिवस मनाया? तो दोस्तों आज है 26 दिसंबर और आज मनाया जाता है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस दोस्तों 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये सिख कम्युनिटी के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साहिबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है। तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है और पिछली बार से ही मनाया जा रहा है, यानी कि 2022 से ही। इस बार ये भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। भारत मंडपम नई दिल्ली में है, आप सबको पता होना चाहिए। भारत मंडपम में ही भारत ने G20 को होस्ट किया था। G20 का भी आयोजन यहीं पर किया गया था 2023 में ही। तो उसी भारत मंडपम में इस बार वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है
पीएम मोदी जी आज इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो 2022 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है, 2022 से शुरुआत हुई है, तो ये भी याद रखना। और प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनकी शहादत के सम्मान में ये मनाया जाता है। क्लियर है। तो पिछली बार प्रकाश पर्व पर इन्होंने घोषित किया था पीएम मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को कि अब से मनाया जाएगा 26 दिसंबर को ये दिवस। ओके, आगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण विकलांगता की श्रेणियां बढ़ा करके कितनी कर दी? तो केंद्र सरकार ने जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण मिलता था, अभी तक मिलता था 3 कैटेगरीज में, इसको बढ़ा करके कर दी है 5 कैटेगरीज में। यानी इसमें कुछ और कैटेगरीज भी शामिल की गई हैं विकलांग व्यक्तियों की, जिनको आरक्षण की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये कौन कौन है? यहाँ पर पहले आप आर्टिकल देख लो, ये PIB का आर्टिकल है आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 3 जो है ये बढ़ा करके 5 कर दिया गया है, फ्रॉम 3 to 5 कर दिया गया है फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट। तो ये जो है विकलांगता की श्रेणियाँ बढ़ाई गई हैं। कौन कौन सी? पहले 3 श्रेणियों के जो विकलांग हुआ करते थे इन्हीं को आरक्षण मिलता था, ठीक है ना। लेकिन अब ये 2 और श्रेणियां जुड़ी हैं। पहले अंधापन और कम दृष्टि वाले, बहरापन और सुनने में कठिनाई वाले, सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हुए कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटिव विकलांगता, ये सभी आती थी कैटेगरीज जिनको आरक्षण मिलता था। अब 2 और कैटेगरी जोड़ी गई है, यानी आर्टिज्म वाले, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी। यानी इस बार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जोड़ी गई है। इसके अलावा खंड 1 से खंड 4 के अंतर्गत बहरे, अंधत्व सहित व्यक्तियों के में से बहु विकलांगताएँ, इनको भी शामिल किया गया है। तो ये 5 कैटेगरियाँ हो जाएंगी जिनको विकलांगता की श्रेणी में अब आरक्षण मिलेगा। ठीक है जी, आगे। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर, आर्म एक्सपोर्टर है अमेरिका। अमेरिका जो है अकेले दुनिया भर में अकेले 40% हिस्सा जो है ये रखता है आर्म एक्सपोर्टिंग के मामले में। मतलब कि दुनिया भर में अगर हथियार जो है बेचे जा रहे हैं तो 40% अकेले बेच रहा है अमेरिका। ये स्टैटिस्टिका का आर्टिकल है आपके सामने। इसमें बताया गया है कि 2017 से 2021 के बीच में देखो 38.6% अकेले हथियार बेचा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। कहते हैं कि हम शांति स्थापित कर रहे हैं। ऐसे स्थापित करोगे हथियार बेच के? हथियार दे दो पहले, उसके बाद कहो कि शांत हो जाओ। रसिया जो है ये दूसरे स्थान पर है 18.6। फ्रांस जो है 10.7% के साथ तीसरे स्थान पर है ना। देखो सबसे बढ़िया बिक्री कैसे होगी? जब युद्ध चलता रहेगा। तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो, ये लोग चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। जब युद्ध शुरू होता है तो किसी एक पार्टी का अंधाधुंध सपोर्ट कर देते हैं और दूसरी पार्टी को उसके खिलाफ वाले देश सपोर्ट करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक तरफा हो जाता है मामला। तो इस वजह से युद्ध चलता रहता है। युद्ध चलता रहता है तो इनका हथियार बिकता रहता है। और हथियार देखो, अभी आप देखो दुनिया भर में 40% अकेले बेच रहे हैं ये। और इनमें जो कंपनियां जो सबसे प्रमुख हथियार बेच रही हैं उनमें है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियन, ये सभी कंपनियां अमेरिका की हैं। दुनिया भर को फंसाएंगे युद्ध में, अपना जो है वो नासा और बाकी वगैरह के प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे। 2018 से 22 की अवधि के दौरान 40% हो गया है। यहाँ पर मैंने बताया 2017 से 21 का 38.6, यानी कि 1.5% और बढ़ गया है। सिप्री की ये रिपोर्ट है। सिप्री जो है ये इनसे संबंधित रिपोर्ट सिप्री ही जारी करता है। किस देश में कितनी शांति है, किस देश का कौन हथियार निर्यात करता है, कितना कौन हथियार खरीदता है, सेना पर कौन कितना खर्च करता है, ये सभी मामलों की रिपोर्ट सिप्री करता है। सिप्री जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर से बोल दे रहा हूँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है फुल फॉर्म, पूछा जा सकता है आपसे। तो इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अच्छा, ये तो दुनिया में सबसे बड़े हथियार निर्यातक यानी एक्सपोर्टर है, बेचते कौन है वो रिपोर्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हथियार आयातक कौन है, खरीदार कौन है, तो आयातक जो है, आयातक सबसे बड़ा आयातक कौन है? भारत है। भारत जो है ये नंबर 1 पर है आयातक में, यानी सबसे ज़्यादा हथियार भारत आज के टाइम पर खरीद रहा है। दूसरे पर सऊदी अरेबिया है। क्लियर है जी, आगे। हाल ही में नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर WhatsOnX.ai नाम का आर्टिफिशियल टूल लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में नासा ने IBM कंपनी के साथ मिलकर, IBM आप जानते हो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन
नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है अमेरिका की। पहले इसके कंप्यूटर्स वगैरह आते थे शुरुआत में बहुत, तो इसके साथ मिल करके नासा ने WhatsOnX.ai नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है। ये टूल का काम क्या होगा? ये टूल का काम होगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में AI का यूज करना। कई महीने पहले भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया था कि IBM और नासा जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में AI को लाने के लिए काफ़ी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर WhatsOnX.ai जो है ये शुरू हो गया है, लॉन्च कर दिया गया है। इससे क्या होगा? इससे भविष्यवाणियाँ की जा सकेंगी। जो पहले क्या होता है ना, पहले ये अपने भारत में जो ज्योतिषी वगैरह होते थे, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, जो खगोल शास्त्री होते थे, वो ग्रह नक्षत्र को मिलाते थे, है ना, जो बताते थे कि भाई कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है, दुर्घटनाएं या कोई घटनाएं जब घटी हुई थी तब क्या हुआ था, आगे ये घटनाएं कब घट सकती हैं। तो ये कैलकुलेशन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा। वैसे भविष्यवाणी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, इसको मैंने आपको ज्योग्राफी वाले कोर्स में बहुत अच्छे से समझाया था, एक्सप्लेन किया था। साइंटिफिक तरीके से आपके सामने सारे साक्ष्य वगैरह सब रखे थे, जिससे ये प्रूव होता है कि भविष्यवाणी बिल्कुल पॉसिबल है ना। बस हम लोग उस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी विकसित नहीं कर पाए हैं, शायद ये लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जा करके देखिएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने बताया हुआ है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करने, साथ ही साथ भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना। तो चलो, नासा जो है इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ओके, आगे। अच्छा, किताब जो अपनी आई हुई है उसका आप लोग ना जा करके रिव्यू देखिएगा, रिव्यू और रेटिंग, इसको जा करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मतलब वीडियो भी रेटिंग है, आपको बुक्स भी वगैरह दिखेंगी, लोग क्या बताएं वो भी दिखेंगी। तो आप जा करके देखिए इस किताब के बारे में, उसके बाद परचेज कीजिए। ज़बरदस्त रिव्यूज़ आ रहे हैं लोगों के। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जा करके जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा। मैंने अपना 200% समझ लो लगाया हुआ है इस पर, कि हर प्रकार से मैंने कोशिश की हुई है, क्योंकि 3 बार से हम किताब भी निकाल रहे हैं। तो इस बार मैंने हर प्रकार से कोशिश की हुई थी कि आपको बेहतर से बेहतर कैसे दिया जाए, और मैंने आपसे कहा था जा करके अपना जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा। और वो जेन्युइन का नतीजा है कि 4.9 स्टार है आउट ऑफ 5। और जिन्होंने 4 स्टार किया था उन्होंने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है ना। इसी वजह से 4.9 दिख रहा है, नहीं तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार दिखता आपको। तो ये जो बुक है ये आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, जनवरी से दिसंबर 2023 तक। सबसे बड़ी बात है कि एरर फ्री कंटेंट है, इसमें कोई भी आपको एरर नहीं मिलेगा। आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ किताब अगर हाथ में लेते हो तो पूरा हम पर ट्रस्ट करके आप पढ़ सकते हो और किसी भी एग्जाम में जा करके बैठ सकते हो। ब्रह्मास्त्र इसका नाम ऐसे ही रखा गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हो ये चैप्टर्स हैं जो कवर कराए गए हैं। इसमें आपको वन लाइनर से लेकर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी दिया गया है। कुछ चीज़ें हैं जो केवल वन लाइनर में ही ज़रूरी होती है समझना, जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स हो गया, उसमें बार बार उसको कैसे क्वेश्चन बनाओगे, पुस्तकें लेखक हो गया, तो ये सब वन लाइनर है। दिवस, थीम और कौन क्या है, बाकी सब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। और क्वेश्चंस के बाद एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में 4 ऑप्शन के साथ, ये इस प्रकार से किताब है। आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजन से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ होगी जिसमें पहली बार उत्तर प्रदेश के पवेलियन को प्रदर्शित किया जाएगा? तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक की बैठक दोस्तों ये होने जा रही है दावोस में। और इस दावोस वाली बैठक में इस बार यूपी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें पहली बार यूपी का पवेलियन वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पवेलियन प्रदर्शित होगा। उत्तर प्रदेश अपने ODOP प्रोजेक्ट को शोकेस करेगा। ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये देखो ये है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है, इसको दुनिया के सामने शोकेस करेगा कि देखो हमारे यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम चल रही है। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि एक जिले से एक उत्पाद को उठाते हैं, उसको खूब जम करके प्रमोट करते हैं, जिससे स्पेशलाइज्ड हो जाता है वो जिला उस प्रोडक्ट के लिए। ऐसे में आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग आओ हमारे यूपी में इन्वेस्टमेंट करो, जिससे हम ऐसी चीज़ों को और अच्छे से आपकी टेक्नोलॉजी यूज करके, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका फंड यूज करके और बढ़ावा दे सकें। तो यानी ओवरऑल बात करें तो यहाँ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए यूपी का पवेलियन जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो है ये अट्रैक्ट होने के लिए जा रहा है। ठीक है जी, एक जिला एक उत्पाद, बाकी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों की ओर से स्मृति ईरानी जी, हरदीप सिंह पुरी और अश्विनी वैष्णव जी जाएंगे।
ये कब आयोजित होगा? 14 से 20 जनवरी के बीच में आयोजित होगा। तो 14 से 20 जनवरी यानी कि अगले साल होगा, ठीक है ना। दावोस में होगा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। 1971 में क्लाउस स्वाब जो हैं ये इसके संस्थापक और वर्तमान में अध्यक्ष हैं। स्वाब 1971 में इन्होंने स्थापित किया था। हेडक्वार्टर इसका कोलेग्नी में है। कहाँ पर है? कोलेग्नी, स्विट्जरलैंड में। कोलेग्नी में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। आगे बढ़े। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी तेलंगाना राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा की घोषणा की है। मैंने आपको बताया था ना कि कांग्रेस पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है उन्होंने गिग वर्कर्स को अपना एक समझ लो एजेंड में शामिल किया था। राजस्थान में जब थी तो राजस्थान सरकार ने ऐसे घोषणा की थी, कर्नाटक में सरकार आई तो कर्नाटक ने सेम ऐसी घोषणा की, और अभी देखो तेलंगाना में आई है कांग्रेस पार्टी की सरकार तो इन्होंने भी ऐसी ही घोषणाएं की है 5 लाख रुपए तक की। तो ये 3 आप कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि राजस्थान में जो है सरकार तो चेंज हो गई है, लेकिन अब देखा जाता है वो योजना कंटिन्यू होगी कि नहीं वो तो बाद की बात होगी। लेकिन आप ये 3 राज्य याद रखेंगे, तीनों राज्यों में सेम प्रकार की योजना चल रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस पार्टी की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 लाख एक्सीडेंट जो है इंश्योरेंस इन तेलंगाना। अच्छा, मैं जब ये चीज़ें बताता हूँ ना आपको रिलेट करके, ये इस पार्टी गवर्नमेंट इसलिए ये योजना चल रही है, तो लोग ये सोचते हैं कि मैं उस पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ या फिर उस पार्टी के आलोचना या सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आप चीज़ों को छाट कर अलग कर सकते हो। वो चीज़ें आपको ना, जैसे मैनिफेस्टो होता है, एक विजन होता है पार्टीज़ का, तो वो विजन उस मैनिफेस्टो के साथ वो काम करती हैं। आपको क्या करना है? आपको याद करना है। तो कैसे याद करोगे कौन सी योजना कहाँ की होगी? तो ये आपको याद हो पाए कि कौन सी योजना किस राज्य की हो सकती है, उसको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ याद करने का, कि आप अगर इस चीज़ को रिलेट कर पाओ कि कहाँ पर किसकी सरकार है और उसकी योजनाएं क्या, उसकी मैनिफेस्टो क्या है, तब आपको बहुत आसान हो जाएगा वो चीज़ें याद करने में। इसलिए मैं बताता हूँ। लोग कमेंट करते हैं, अगर मैं कोई सरकार कभी बुराई कर दिया तो फिर लोग कमेंट करते हैं नहीं तुम ये वाले हो गए हो, अगर मैं सपोर्ट में बोल दिया तो बोलते हैं तुम ये वाले हो। यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम न्यूट्रल रहते हैं, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी का मतलब आलोचना नहीं करने के लिए है ना, आपको समझाने के लिए है। कोशिश रहती है हमारी कि आपको कितने ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आसपास की चीज़ों को रिलेट करके बताया जा सके। अब वो आप पर डिपेंड करता है आप चश्मा कौन सा लगाए हो। आपको जिस प्रकार से चश्मा आपका लगा होगा उसी के हिसाब से आपको दिखाई देगा। होता ही है, सबका अपना अपना बायस होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश किया करो न्यूट्रल रहने की, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर सीएम रेवंत रेड्डी के बारे में बात करें अगर, तो इन्होंने ये घोषणा की है गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा के लिए। अब ये गिग वर्कर्स होते क्या हैं, इनको देखो। तो गिग वर्कर्स आपको कई बार बताया भी गया है कि देखो क्या होता है, एक होता है परमानेंट वर्कर, एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी 2 टाइप से कह सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो कंपनियों वाला होता है कि जहाँ पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वगैरह वगैरह। एक वो होते हैं जो दिहाड़ी टाइप का होते हैं, कभी भी मतलब कि वो गए कि कोई ऑटो चालक हुआ, वो कहा कि साहब हम अभी गरीब हैं, हमको ऑटो चलाना है, तो वो ऑटो के मालिक के पास गए और उसके बाद चलाना शुरू किए। 2 दिन चलाए, 10 दिन चलाए, 20 दिन चलाए, सब कुछ ठीक ठाक रहा, लंबे समय तक चलाए। नहीं ठीक रहा, जिस दिन भी उसी दिन उसको निकाल दिया गया। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रहती है। तो ऐसे वर्कर्स जिनकी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है कि वो आज काम कर रहे हैं कल वो कर पाएंगे कि नहीं, ऐसे और ख़ास करके आवाजाही वाले उनके काम ज़्यादा होते हैं, तो वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं। अब इसमें जैसे फूड डिलीवरी जो बॉय वगैरह होते हैं, जोमेटो स्विगी वगैरह के, आप पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हो तो वो सभी गिग वर्कर्स हैं। जैसे कोई चीज़ भी डिलीवरी, अमेज़न फ्लिपकार्ट वगैरह के पार्सल वगैरह जो डिलीवरी और पिकअप करने आते हैं, ये सब हुए गिग वर्कर्स। जैसे ऑटो चालक वगैरह हो गए, ये सभी गिग वर्कर्स आते हैं। तो इनकी दुर्घटनाएं भी होने की संभावना रहती है क्योंकि ये रोड पर लगातार चलते रहते हैं। तो इनकी दुर्घटना की बीमा के लिए ये 5 लाख रुपए तक की बीमा के लिए ये शुरू किया गया है, ठीक है जी। इसके अलावा राजीव आरोग्य श्री योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर भी इनको दिया जाएगा। अब तेलंगाना की बात आई है। तेलंगाना में भी अभी चुनाव हुआ था, 5 राज्यों के चुनाव हुए। कौन कौन से? तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों में तेलंगाना भी एक राज्य था। तेलंगाना में मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। ये कहाँ से विधायक हैं? ये कोडांगल से विधायक हैं।
जब ये सरकार में आए तो फिर यहाँ पर उप मुख्यमंत्री किसको बनाए, मल्लू भट्टी विक्रमार्क को इन्होंने बनाया उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम। विधानसभा के स्पीकर कौन बने, गद्दाम प्रसाद कुमार। तेलंगाना विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 119 है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 64 सीटें जीती। पिछली बार की जो विजेता थी भारत राष्ट्र समिति पार्टी, BRS पार्टी, उन्होंने सिर्फ 39 सीटें जीती हुई हैं। क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कला और साहित्य के क्षेत्र में UAE का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है। UAE का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड ये मिला है प्रोफेसर वासिनी लोरेडोज को। प्रोफेसर वासिनी लोरेडोज ये रहे, इनको मिला है अरब का नोबेल, इसे अरब का नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है ना। UAE का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड या इसे अरब का नोबेल भी कहा जाता है। तो ये सम्मानित किया गया है अल्जीरिया के प्रोफेसर वासिनी लोरेडोज को। ये वैसे तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और बिल्कुल मतलब ये नोबेल का नाम ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। ये लोग देख रहे हैं ना कि नोबेल पुरस्कार जो होता है ये लोग केवल अमेरिका वाले, फ्रांस वाले, इंग्लैंड वाले ही ले जाते हैं बार बार। तो इन्होंने कहा हम अपना नोबेल शुरू करेंगे, तो ये अपना नोबेल शुरू किए हैं। देखो लगभग आपको सिमिलर कैटेगरी मिलेगी जहाँ पर देते हैं। इकोनॉमी में भी देते हैं, चिकित्सा में भी देते हैं, साहित्य और कला में भी देते हैं, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में भी देते हैं, प्राकृतिक विज्ञान में देते हैं, वास्तुकला और डिजाइन में देते हैं, है ना। तो 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ये भी नोबेल देते हैं। वैसे नोबेल पुरस्कार पर वीडियो आपको दी गई है। 10 दिसंबर को भी नोबेल पुरस्कार वितरण हुआ था। हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार किसने जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों दिव्यांग खेल पुरस्कार ये दिए गए, जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं ना, ऐसे ही पहली बार दिव्यांग खेल पुरस्कार दिए गए। कई सारी कैटेगरीज में कई अवार्ड्स दिए गए। इसमें सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार मिला है सुमित अंतिल को, लेकिन सुमित अंतिल को मिला है पुरुष की कैटेगरी में। महिला में किसको मिला है, शीतल देवी को। शीतल देवी को महिला की कैटेगरी में मिला है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार, तो ये उपरोक्त दोनों आपका ऑप्शन सही होगा। कुछ और पुरस्कार देख लो यहाँ पर, ये फर्स्ट डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है जो दिया गया है और इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने लाई गई है। बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड मिला है सुमित अंतिल को, भाला फेंक से संबंधित है। बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड मिला है शीतल देवी को, तीरंदाजी से ये संबंधित है। बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है गौरव खन्ना को, पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मुरलीकांत पेटकर को, ये फ्री स्टाइल तैराक हैं, साथ ही साथ भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है भारतीय ब्लाइंड शतरंज टीम को और सर्वश्रेष्ठ अकादमी का पुरस्कार मिला गौरव खन्ना एक्सीलेंस बैडमिंटन एकेडमी को। तो ये पहली बार दिए गए हैं दिव्यांग एथलीटों के लिए ये पुरस्कार, ठीक है जी। आगे 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो अभी 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित हुआ गुवाहाटी में और उसमें चिराग सेन ने, ध्यान रखिएगा चिराग शेट्टी मत लिख देना, चिराग सेन, ये भी बैडमिंटन के ही खिलाड़ी हैं, वैसे दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। चिराग शेट्टी को तो अभी खेल रत्न मिला है, लेकिन चिराग सेन ने अभी 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके सामने आर्टिकल है स्पोर्ट स्टार का। और साथ ही साथ महिला कैटेगरी में अनमोल खरब ने जीता है। चिराग सेन ये उत्तराखंड अल्मोड़ा से हैं, इन्होंने फाइनल में तरुण एम को हराया है, तेलंगाना के हैं जो। और अनमोल खरब जो कि हरियाणा की हैं, महिला में हैं, और इन्होंने तन्वी शर्मा को हराया और महिला एकल का खिताब जीता। तो 18 से 24 दिसंबर तक ये आयोजित किया गया, कहाँ पर, गुवाहाटी असम में। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपके दिन की शुरुआत इन 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ शानदार रहेगी, ज़बरदस्त रहेगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप बताइए कि भारत में उच्चायुक्त के रूप में ऑस्ट्रेलिया में कौन है भारत के उच्चायुक्त, तो गोपाल बागले नियुक्त किए गए हैं। चौधरी चरण सिंह स्वतंत्र भारत के कौन से में प्रधानमंत्री थे, 5वें नंबर के भारत के ये प्रधानमंत्री थे। आज आपको बताना है 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया, साथ ही साथ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना। व्हाट्सएप चैनल अपना ज्वाइन कीजिए डेली वन लाइनर करंट अफेयर रिवीजन पाने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।